नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास के अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे थे वाक्य शुद्धि, और इससे पहले हम लोग वाक्य शुद्धि के ऊपर 2 वीडियो देख चुके हैं और वहाँ हम लोगों ने ये सीख चुके हैं कि जब भी किसी वाक्य के अंदर अशुद्धि आएगी तो उस अशुद्धि का कारण क्या है, हमें वो कारण ढूंढना है। तो देखिए, जो अशुद्धि का कारण होगा बच्चों, उसमें 2 कारण होंगे, या तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि होगी या फिर पद संबंधी अशुद्धि होगी। तो जो पद क्रम से संबंधित अशुद्धि है उसके अब तक हम लोग जो हैं करीब 10 नियम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि किसी भी वाक्य को लिखते समय, यानी किसी भी वाक्य के अंदर सबसे पहले क्या आता है, कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आता है। तो ये 3 नियम मैंने शुरू में बताए कि किसी भी वाक्य की शुरुआत में सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्ता के बाद में कर्म आता है और कर्म के बाद में क्या आती है, क्रिया आती है। फिर चौथे नंबर का नियम पढ़ा हम लोगों ने कि चलिए ये बात तो होगी कि सबसे पहले कर्ता आता है, कर्म आता है, क्रिया आती है, ये होगी। लेकिन अगर किसी वाक्य के अंदर कर्ता का विस्तारक हो तो वह कर्ता से पहले आएगा, अगर कर्म का विस्तारक हो तो वो कर्म से पहले आता है, और अगर क्रिया का विस्तारक हो तो वो क्रिया से पहले आता है। ठीक है, और विस्तारक का मतलब क्या है, यानी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम विस्तारक कहते हैं। तो इस तरह ये टोटल कितने नियम हो गए आपके, 6 नियम हो गए। कितने नियम हो गए, 6 नियम हो गए। इसके बाद में एक अगले 7वां नंबर का जो नियम था कि किसी भी वाक्य में अगर संबोधन सूचक शब्द हैं या विस्मय बोधक शब्द हैं तो वो वाक्य में सबसे पहले आता है। यदि संबोधन सूचक शब्द हैं या विस्मय बोधक शब्द हैं तो वो वाक्य में सबसे पहले आता है। ये 7वें नंबर का नियम था। और 8वें नंबर के नियम के अंदर हम लोगों ने बात करी कि यदि किसी वाक्य के अंदर 2 कर्म हो, यदि किसी वाक्य में 2 कर्म हो तो एक कर्म जो होता है वो गौण कर्म होता है और जो दूसरा कर्म होता है वो मुख्य कर्म होता है। तो वाक्य के अंदर जब 2 कर्म होते हैं तो गौण कर्म जो होता है वो पहले लिखा जाता है और जो मुख्य कर्म होता है वो बाद में लिखा जाता है। यानी जो गौण कर्म होगा बच्चों वह सजीव होगा और जो मुख्य कर्म होगा वह निर्जीव कर्म होता है। ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। और 9वें नंबर के अंदर हम लोगों ने जो रूल पढ़ा था उसके अंदर ये देखा था बच्चों कि यदि वाक्य में सजीव कर्म है तो वो हमेशा विभक्ति सहित होगा, सजीव कर्म है तो विभक्ति सहित होगा, और जो निर्जीव कर्म है वो विभक्ति रहित होता है। लेकिन बजाना और बढ़ाना क्रिया के साथ में जो कर्म आता है वो विभक्ति युक्त आता है। वो कर्म कैसा आता है, विभक्ति युक्त आता है, चाहे वो निर्जीव कर्म हो या फिर सजीव कर्म हो। ठीक। और 10वें नंबर के अंदर हमने पढ़ा था रूल, यदि किसी जवाब, यानी कि यदि किसी प्रश्न का जवाब जो है हम हाँ या ना में चाहते हैं तो वहाँ पर उस प्रश्न से पहले क्या लगाते हैं, क्या पद का प्रयोग किया जाता है। तो ये 10 जो नियम थे ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नियम नहीं देखे हैं या वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये सारे रूल जो है अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग अगला नया रूल पढ़ने जा रहे हैं 11 नंबर पर, जिसका मतलब आप समझिएगा बच्चों। अगला नियम है ये हमारा, 2 चीजें होती हैं बच्चों, एक होती है उपाधि और एक होती है योग्यता। क्या होती है, योग्यता और उपाधि। उपाधि और योग्यता क्या होती है पहले तो ये समझिए। यानी हमारे देश में किसी भी उपाधि को धारण करने पर प्रतिबंध है। केवल शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़ करके
यानी कहीं पर भी ये उपाधियां नहीं दी जाती है। तो जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, ये एक उपाधि है, डॉक्टर की क्या है, ये उपाधि है। जैसे डी लिट है, ये एक उपाधि है, लेकिन उसके लिए भी अगर मान लीजिए विदेश से हम लोग उपाधियों को प्राप्त करते हैं तो उसके लिए सरकार से हमें कई तरह की परमिशन लेनी पड़ती है, उसी के बाद उस उपाधि को ग्रहण किया जा सकता है। और एक योग्यता होती है, जैसे मान लीजिए टीचर बनने के लिए बीएड की आवश्यकता है, तो जो बीएड किया है वो क्या है, एक योग्यता है। डॉक्टर बनने के लिए जैसे एमबीबीएस करना पड़ता है, तो वो एमबीबीएस जो है वो एक योग्यता है। तो एक उपाधि होती है और एक योग्यता होती है। योग्यता और उपाधि जो होती है किसी नाम के साथ लिखना चाहें, ध्यान रख लेना, ये उपाधि योग्यता, उपाधि या योग्यता किसी नाम के साथ लिखना चाहें तो उपाधि नाम से, उपाधि नाम से पहले तथा योग्यता नाम के बाद लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, दो चीजें हैं आपके सामने, एक उपाधि है और एक योग्यता है। जब भी हम वाक्य अशुद्धि या शुद्धिकरण की बात करेंगे तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि उपाधि और योग्यता दो चीज होती हैं। उपाधि जो होगी वो हमेशा नाम से पहले लिखी जाएगी और जो योग्यता होगी वो नाम के बाद लिखी जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा MBBS, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा MBBS। तो ये जो डॉक्टर लगाइए ये क्या है, उपाधि है, और ये क्या है, इसकी योग्यता है। ये क्या है, ठीक है। तो इसी तरह से मान लीजिए अपन यूं कह रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र शर्मा B.Ed, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों कि यहां ये योग्यता है और ये क्या है, इसकी डिग्री होगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, योग्यता और उपाधि दो चीजों की बात हो रही है। तो ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। यदि हमें किसी नाम के साथ उपाधि लिखनी हो तो वो नाम से पहले लिखी जाएगी, और अगर हमें योग्यता लिखनी होती है तो वो नाम के बाद में लिखी जाती है। ध्यान रखिए बच्चों, ये सारे रूल मैं आपको इस ढंग से करा रहा हूं ताकि आपको जब मैं आगे और चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा तो ये रूल जो है आपके दिमाग में होने चाहिए। किसी भी वाक्य में अशुद्धि का जो कारण होता है वो यही होता है। मान लीजिए हम इसको पलट करके अशुद्ध वाक्य बना दे, यूं कहें MBBS सुरेंद्र वर्मा डॉक्टर है। अगर ऐसे मान लीजिए मैं लिख दूं MBBS सुरेंद्र वर्मा डॉक्टर, तो ऐसे दे दिया मैंने MBBS सुरेंद्र वर्मा डॉक्टर। तो ये जो वाक्य है ये कैसा है, अशुद्ध वाक्य है। अब इसमें अशुद्धता का कारण क्या है, ठीक है। MBBS सुरेंद्र वर्मा डॉक्टर हैं, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया आपको, लेकिन अब इसको जब पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल सही नजर आ रहा है। लेकिन अशुद्धता क्या है कि यहाँ पर योग्यता और डिग्री उसकी बात हो रही है, योग्यता की और उपाधि की। तो हमें रूल जो है, नियम है वो दिमाग में है कि भाई जब भी कोई उपाधि होती है तो नाम से पहले लिखी जाती है, और जो उसकी योग्यता होती है वो नाम के बाद में लिखी जाती है। तो यहाँ पर ये जो डॉक्टर है ये उपाधि है और ये जो है योग्यता है। तो आप कहेंगे डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा MBBS है। इसको जब, ये तो कैसा वाक्य हो गया, अशुद्ध हो गया। ये कैसा वाक्य है,
अशुद्ध वाक्य है। लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन नियम याद है तो फिर आपको इससे पता चल जाएगा। तो देखिए अब इसे शुद्ध करेंगे तो शुद्ध कैसे करेंगे, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा MBBS हैं। डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा MBBS है, तो ये वाक्य क्या हो गया, शुद्ध हो गया। ये वाक्य अशुद्ध है, तो ये ध्यान रख लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले नियम के बारे में पढ़ते हैं। इसे मिटा देते हैं। अगला नियम क्या है बच्चों, आपने जैसे क्रिया विशेषण शब्द पढ़े होंगे। क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक कालवाचक होता है, एक स्थानवाचक होता है, एक रीतिवाचक होता है और एक परिमाणवाचक होता है। ध्यान रख लेना कि जो क्रिया विशेषण शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि अगला जो नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्रिया विशेषण से संबंधित है। पहले मैं आपको रूल लिखवा देता हूं। यदि वाक्य में, रूल संख्या 12, यदि वाक्य में कालवाचक व स्थानवाचक, यदि वाक्य में कालवाचक व स्थानवाचक क्रिया विशेषणों का एक साथ प्रयोग किया गया हो, कालवाचक व स्थानवाचक क्रिया विशेषणों का एक साथ प्रयोग किया गया हो तो जो कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है, किया गया हो तो कालवाचक क्रिया विशेषण पहले और स्थानवाचक क्रिया विशेषण बाद में लिखा जाता है। यदि वाक्य में कालवाचक और स्थानवाचक, ध्यान रख लेना बच्चों, कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषणों का एक साथ प्रयोग किया गया हो तो पहले कालवाचक क्रिया विशेषण, तो पहले कालवाचक तथा बाद में स्थानवाचक, पहले कालवाचक तथा बाद में स्थानवाचक क्रिया विशेषण तथा बाद में स्थानवाचक क्रिया विशेषण लिखते हैं। किया गया हो तो वाक्य में, आप ये ध्यान रख लेना, किया गया हो तो वाक्य में पहले कालवाचक तथा बाद में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूं, राम जयपुर 2 बजे जाएगा। राम जयपुर 2 बजे जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, राम जयपुर 2 बजे जाएगा, ये एक वाक्य दिया गया आपको। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं बैठ रही कि भाई आखिर गलती क्या है, राम जयपुर 2 बजे जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जो अधिकरण कारक होता है, जो अधिकरण कारक होता है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी होता है, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी होता है। ध्यान रख लेना कि जो अधिकरण कारक होता है वो कालवाचक नहीं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी होता है। कौन सा होता है वो, स्थानवाचक। तो ध्यान दीजिएगा भाई, कौन जा रहा है, राम जा रहा है, तो ये तो कर्ता कारक है, ठीक है। और 2 बजे ये जो है कालवाचक है, ये क्या है, ये
ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। और कहाँ जा रहा है? जयपुर, तो ये अधिकरण कारक है। और जो अधिकरण कारक होता है उसे हम स्थानवाचक अव्यय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी कहते हैं। तो ध्यान रख लेना कि स्थानवाची जो क्रिया विशेषण होता है उसे हम अधिकरण कारक भी कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए, या जो अधिकरण कारक होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी कहते हैं। तो हमारा नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी वाक्य के अंदर ये जो कालवाचक है या फिर स्थानवाचक है, ये दोनों क्रिया विशेषण का एक साथ प्रयोग किया गया हो तो इनके अंदर जो कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं उन्हें पहले लिखते हैं और जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं उनको हम बाद में लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर इस नियम के अनुसार इस वाक्य को शुद्ध करेंगे तो क्या करेंगे? ये यहां आना चाहिए और ये यहां आना चाहिए। इस तरह से ये एक दूसरे के स्थान ले लेंगे। तो देखिए इसको शुद्ध कैसे करेंगे? राम 2 बजे जयपुर जाएगा। राम 2 बजे जयपुर जाएगा, ये इसका शुद्ध हो गया। मान लीजिए अपन कोई और सेंटेंस देखें, वह घर कल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, वह घर कल जाएगा, वह घर कल जाएगा। अब आपको देख रहा है ये वाक्य शुद्ध लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नियम याद है आप लोगों को तो नियम के अनुसार ये वाक्य अशुद्ध है। आपको ये वाक्य कैसा दिखाई दे रहा है? शुद्ध। किंतु नियम के अकॉर्डिंग ये वाक्य कैसा है बच्चों? अशुद्ध है। वह घर कल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां देखिए मैंने कहा ना कहाँ जाएगा? घर। ये अधिकरण कारक है और जो अधिकरण कारक होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और कल यानी कि समय की बात कर रहा है तो ये क्या हो गया? कालवाचक हो गया। क्या हो गया? ये कालवाचक। नियम क्या कहता है? यदि किसी वाक्य के अंदर कालवाचक और स्थानवाचक दोनों क्रिया विशेषणों का एक साथ प्रयोग किया गया हो तो जो कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं उनको पहले लिखा जाता है और जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं उनको बाद में लिखा जाता है। इसलिए ये वाक्य भी कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। अब हम इसे शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? वह कल घर जाएगा। वह कल घर जाएगा। इस तरह से यहाँ इस वाक्य को शुद्ध करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे के अंतिम जो रूल है पद क्रम का उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ ये 12 रूल पढ़ चुके हैं हम लोग। 13वें नंबर के रूल की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जो दूसरा कारण है पद संबंधी अशुद्धि का कारण उसे पढ़ेंगे कि किसी पद के अंदर जब अशुद्धि आती है तो उसका कारण क्या होता है और कैसे कैसे उसके अंदर गलती का सुधार किया जा सकता है। ये सब बातें हम लोग जानने वाले हैं बच्चों। तो देखिए 13वें नंबर पर जो नियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, 13वें नंबर का नियम है कारकों का क्रम। अब ध्यान देखिए भाई, कारक का क्रम क्या होता है? सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, कारक का क्रम क्या होता है, यानी कि किसी भी वाक्य के अंदर कारक का क्रम क्या होना चाहिए ये हमें समझ में आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि जो कारक का क्रम होता है यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले कौन होता है?
जैसे यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले देखिए कर्ता कारक होता है, फिर क्या होता है कर्म होता है, फिर क्या होता है करण होता है, फिर क्या होता है संप्रदान होता है, फिर क्या होता है अपादान होता है, फिर संबंध होता है, और संबंध के बाद क्या होता है बच्चों, अधिकरण होता है। कौन सा होता है, अधिकरण होता है। और एक होता है संबोधन, एक क्या होता है बच्चों, संबोधन होता है। तो मैं इसको एक बार एक ही लाइन में लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले जो होता है वो कर्ता कारक होता है, फिर क्या होता है कर्म कारक होता है, कर्म के बाद क्या होता है करण कारक होता है, फिर कौन सा होता है संप्रदान कारक होता है, फिर अपादान कारक होता है, फिर संबंध कारक होता है, और संबंध के बाद में क्या होता है अधिकरण कारक होता है, और अधिकरण कारक के बाद अगर हम बात करें तो संबोधन कारक होता है। कौन सा होता है, अब ध्यान दीजिए कि इसको नंबर दे देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, और ये 8वें नंबर का कारक हो गया। टोटल जो कारक होते हैं वो 8 कारक होते हैं। अब ध्यान रखिए कि किसी भी वाक्य में कारक का सही क्रम क्या होना चाहिए। एक वाक्य के अंदर सभी कारकों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आपको यह देखना है कि वाक्य के अंदर कारक का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो आप ये तो जानते हो कि सबसे पहले कौन आता है, कर्ता कारक आता है, लेकिन कर्ता से पहले क्या आता है, कर्ता का विस्तारक आता है। लेकिन संबोधन सूचक जो शब्द होते हैं या विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं वो सबसे पहले लिखे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि सबसे पहले जो है 8वें नंबर का कारक आएगा, यानी कि किसी भी वाक्य के अंदर, यहां लिख देता हूं, किसी भी वाक्य में कारक का क्रम, किसी भी वाक्य के अंदर कारक का क्रम क्या होगा, सबसे पहले जो है संबोधन कारक आता है, यानी 8वें नंबर का कारक आता है। फिर उसके बाद में जो आता है बच्चों वह कर्ता कारक आता है। कौन सा आता है, कर्ता कारक आता है। सबसे पहले संबोधन कारक आता है और उसके बाद में क्या आता है, कर्ता कारक आता है। और कर्ता कारक जो होता है उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए कर्म कारक की बात होती है। किसकी बात होती है, कर्म कारक की बात होती है। और कर्म कारक जो है वो कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि यहाँ से शुरुआत करते हैं और ये देखिए अंत में क्या आती है, क्रिया आती है। अंत में क्या आती है, क्रिया आती है। तो ये जो क्रम आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको अवरोही क्रम कर दो। इस क्रम को कौन सा क्रम कर दो, अवरोही क्रम कर दो। अवरोही क्रम का मतलब है इसे आप यूं पलट दीजिए, यानी सबसे पहले जो है 8 नंबर का कारक आएगा, उसके बाद में ध्यान दीजिएगा कौन सा कारक होता है, 7वें नंबर का कारक आ जाएगा, फिर 6ठे नंबर का कारक आ जाएगा, फिर 5वें का आएगा, फिर 5वें के बाद में चौथे का, तीसरे का, दूसरे का, और उसके बाद में क्रिया। यानी जो भी कारक आपके सामने दिखाई दे रहे हैं उनको अवरोही क्रम में बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए, अवरोही क्रम में बदल दीजिए। तो यहाँ देखिए कि यहाँ अवरोही क्रम में जब बदलेंगे तो इनको उल्टा क्रम दे दीजिए। 7वां, फिर 6ठा, फिर 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, और फिर दूसरा, और प्लस क्रिया। ठीक है, तो ये देखिए इसको आपने पलटकर ये क्रम दे दिया। यानी जब भी किसी वाक्य के अंदर जब ये कारक का प्रयोग किया जाता है तो उस कारक का जो क्रम होना चाहिए वो उल्टा क्रम ऐसे होना चाहिए। ये तो हम जानते हैं सबसे पहले 8वें नंबर का है। देखिए
सबसे पहले 8वें नंबर यानी कि जो संबोधन कारक है वो सबसे पहले आ जाता है। कर्ता कारक जो है वो सबसे पहले ही होगा, यानी संबोधन के बाद ही कर्ता कारक मिलता है। और अंत में क्या होती है? क्रिया होती है। और बीच में जितने भी कारक आपको दिखाई दे रहे हैं उनको हम लोग पलट कर इस तरीके से कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कारकों का क्रम क्या होता है। सबसे पहले देखिए, लेकिन जब वाक्य के अंदर कारक का क्रम लिखा जाता है तो ये बिल्कुल अवरोही क्रम बन जाता है, यानी सबसे पहले जो है संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है, फिर कर्ता कारक, फिर अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान, करण कारक, कर्म कारक, इस तरह से पलट दिया जाता है। अब मैं आपको एक वाक्य लिख रहा हूं, राम विद्यालय रोजाना घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। राम विद्यालय रोजाना घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपके सामने एक सेंटेंस है, राम विद्यालय रोजाना घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। अब देखिए इस वाक्य को सही बनाना है। अब यहां पर मान लीजिए इतना बड़ा वाक्य आपको दे दिया एग्जाम में और कह रहे हैं कि राम विद्यालय रोजाना घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। राम विद्यालय रोजाना घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। अब देखिए कौन जा रहा है? राम जा रहा है। कौन जा रहा है? राम जा रहा है, कर्ता कारक है। कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। ठीक है। कहाँ से जा रहा है? विद्यालय यानी कि घर से जा रहा है, ये अपादान कारक है। और पढ़ने के लिए ये संप्रदान कारक है। ये कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। और साइकिल से ये कौन सा कारक है? किस साधन से जा रहा है? करण कारक से। करण हो गया और ये क्या होगी? इसकी क्रिया हो गई। ये क्या हो गई? इसकी क्रिया हो गई। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि राम विद्यालय रोजाना घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। और ये देखिए ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। और जो अधिकरण कारक होता है इसे ही हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये 5 नंबर का कारक है, ये 4 नंबर का कारक है, ये 3 नंबर का कारक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्रम आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए 3 4 5 ये क्रम है, यहाँ 7 ये भी सही है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है बच्चों कि यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दो क्रिया विशेषणों का एक साथ प्रयोग किया गया है। और हमारा जो नियम है वो नियम क्या है कि यदि किसी वाक्य में एक साथ 2 क्रिया विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से? कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषणों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण पहले लिखा जाता है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण बाद में लिखा जाता है। इस वजह से इस वाक्य को अगर हम लोग शुद्ध करेंगे तो इसका शुद्ध करने का तरीका क्या हो जाएगा बच्चों? इसे पलट कर यहाँ लाना पड़ेगा, यानी काल को इसके स्थान पर लाना पड़ेगा और स्थान को इसके स्थान पर लाना पड़ेगा। तो ये जो वाक्य है अगर इसे शुद्ध करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों? राम रोजाना विद्यालय घर से साइकिल रोजाना घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। ये सेंटेंस का क्या हो गया? शुद्ध हो गया। ये इस वाक्य को क्या हो गया बच्चों? शुद्ध हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको और उदाहरण समझाता हूं इसी का।
फिर आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ बैठेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं कारकों का क्रम। किसी भी वाक्य के अंदर कारक का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी वाक्य के अंदर सबसे पहले संबोधन कारक आता है, फिर कर्ता कारक आता है, और जितने भी कारक है उनको पलट दीजिए। इनके अलावा जो बच गए सातवां फर्स्ट में, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, यानी ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां है ना, इनको अवरोही क्रम में पलट दीजिए। ऐसा वाक्य के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके सामने और उदाहरण बताता हूं, सीखने की कोशिश करें। बच्चों, जितना ज़्यादा हम लोग सीखते चलेंगे उतना ही आगे हमको आसानी मिलेगी, क्योंकि अब इसके बाद में हम लोग पद संबंधी अशुद्धियों के बारे में भी जानेंगे कि किसी वाक्य के अंदर पद से संबंधित जो अशुद्धियां हैं वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं। क्योंकि हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है हिंदी व्याकरण का, वाक्य अशुद्धि। अगर इनको हम लोग समझ जाते हैं तो कई बार हम जो क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चों, वहाँ पर भी अशुद्धियों का हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, मोहन बाजार से घर सब्जी लाया है। मोहन बाजार से घर सब्जी लाया है। अब यह वाक्य आपको दे दिया। अब ध्यान दीजिए कि अगर इस वाक्य को हम शुद्ध करें तो इसको शुद्ध करने का तरीका क्या होगा। पहले हम पढ़ रहे हैं मोहन बाजार से घर सब्जी लाया, तो आप देखते हैं कि यार ये वाक्य सही लग रहा है, कैसे सही करें, हमें कारण मालूम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपको कारक ढूंढने हैं। कारक कैसे ढूंढ रहे हैं, लाया है तो कौन लाया है, मोहन लाया है, ये कर्ता कारक है। क्या लाया है, सब्जी लाया है, ये कर्म कारक है, ये क्रिया है, ठीक है। कहाँ से लाया है, ये अधिकरण कारक है। घर कहाँ से लाया है, कहाँ से अलग हुए हैं, बाजार से लाया है, ठीक है। और बाजार से घर सब्जी लाया है, बाजार से घर सब्जी लाया है। तो यहाँ देखिए ये जो कारक है बच्चों, ये अपादान कारक है, और ये जो है अधिकरण कारक है। ये कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। अब ध्यान दीजिए, ये 1 नंबर का कारक है, और ये जो अपादान है ये कौन से नंबर का कारक है, ये 5वें नंबर का कारक है। अधिकरण जो है ये 7वें नंबर का है, और ये दूसरे नंबर का कारक है। अब गलती आपको दिखाई देने लगी होगी, मोहन घर बाजार से सब्जी लाया है। कितना आसान है सीखना, अगर आप कोशिश करेंगे तो ये वो जो वाक्य है बच्चों, ये अशुद्ध वाक्य है। ये कैसा वाक्य है, ये अशुद्ध वाक्य है, और इसमें अशुद्धि का कारण है पद क्रम। हम लोग पढ़ रहे हैं कारकों का क्रम। तो देखिए इसे जब आप सही करेंगे तो क्या करेंगे, मोहन घर बाजार से सब्जी लाया है, तो ये आपका शुद्ध हो गया। मोहन घर बाजार से सब्जी लाया है, यानी जो अधिकरण कारक होगा वो यहाँ 7वें नंबर का पहले, फिर 6ठे नंबर का, फिर 5वें नंबर का। अगर बीच में नहीं है तो छोड़ देंगे। अब देखिए बाजार से लाया है, ठीक है, और क्या लाया है, सब्जी लाया है। बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो गया ये। तो देखिए बच्चों कितना आसान है वाक्यों का शुद्धिकरण पढ़ना। तो अभी हम लोग जो पद क्रम पढ़ा है, उस पद क्रम के अंदर हमने करीब 13 नियम पढ़ चुके हैं। अब हम बच्चों जो आगे शुरू करने वाले हैं वाक्य शुद्धि में, वो पढ़ने वाले हैं पद क्रम से संबंधित। कौन सी पढ़ने वाले हैं बच्चों, पद क्रम से संबंधित। यानी किसी भी वाक्य में अशुद्धि के 2 कारण होते हैं। एक होता है पद क्रम संबंधी, पद का जो क्रम होता है उसके कारण से, और एक होता है पद संबंधी। कौन सा होता है बच्चों, वाक्य में अशुद्धि के
कारण, वाक्य में अशुद्धि के कारण। तो वाक्य में अशुद्धि के दो कारण बताए। एक नंबर पर कौन सा पढ़ चुके हम लोग, पद क्रम संबंधी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पद क्रम संबंधी जो है इसमें कितने नियम पढ़े हम लोगों ने, 13 नियम पढ़े टोटल। ठीक, दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे अब पद संबंधी अशुद्धि। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो पद संबंधी अशुद्धि है इसमें किस किस पद की अशुद्धि आएगी। इसमें जब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिंग और वचन से संबंधित अशुद्धि, लिंग और वचन से संबंधी अशुद्धि, फिर हम बात करें कारक, फिर हम बात करें संज्ञा, फिर हम बात करें सर्वनाम, फिर हम बात करें विशेषण, ठीक है, क्रिया, मुहावरे, लोकोक्ति, अनावश्यक या अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धियां पढ़ेंगे। पद संबंधी अशुद्धियां यानी व्याकरण का गहन ज्ञान आपको इस टॉपिक में होने वाला है बच्चों। आपके सामने हम लोग पढ़ रहे हैं वाक्य शुद्धिकरण का टॉपिक। यहाँ इस नियम को हम पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे पद संबंधी अशुद्धियाँ, कि किसी भी पद का जो लिंग है, वचन है, कारक है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, अनावश्यक और अनुपयुक्त में क्या अंतर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में केवल इतनी ही बातें हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर शुरू करेंगे हम पद संबंधी अशुद्धियाँ। उम्मीद है आप लोगों को अब तक जो बातें बताई जा रही हैं समझ में आ रही होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए, आप लोग बने रहिए। मिलते हैं अगली बार इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।